Hi friends, welcome back. In today's video, we will see how Pakistani female journalist talking about India's emerging influence in the world arena. After Saudi Prince Mohammed bin Salman decided to add Ramayana and Mahabharata in the Saudi school curriculum. At one point, Saudi being a Muslim country, it was like a dream to even think about it. But slowly, Saudi is heading towards liberalization and opening up their country's civil society towards progressive form of Islam, whereas Pakistan's Islam is leaning towards extremism due to the leaders and rulers. For more on this, let's watch this video. Hope you will enjoy this video. Please like, share and comment and subscribe if you enjoy this video. Jai Hind, Jai Bharat. सभी देखने वालों को वेलकम। कहते हैं अगर किसी कौम या नेशन को तरक्की की दौड़ में आगे ले जाना हो तो उसके एजुकेशन सिस्टम को चेंज कर दो। सऊदी अरब ने अब एक ऐसा ही फैसला किया है कि अपनी जनरेशन्स में सेकुलर और लिबरल सोच पैदा करने के लिए एक बड़ा स्टेप ले लिया है। सऊदी अरब ने अपनी टेक्स्ट बुक्स और करिकुलम में महाभारत और रामायण को शामिल कर लिया है। ये है सऊदी अरब का विजन 2030। अब सऊदी अरेबिया के स्टूडेंट्स छोटी उम्र से ही रामायण और महाभारत की स्टडी किया करेंगे। उन्होंने अपने एजुकेशन सिस्टम की ओवरहॉलिंग का फैसला कर लिया है। गो देर कर दी, लेकिन फिर भी ये देर नहीं। इतना बड़ा फैसला करना कोई आसान काम नहीं था। अब वो हर कल्चर, हर मज़हब के मुतालिक बच्चों को तालीम देंगे। इससे पहले आपको याद ही होगा कि दुबई के स्कूल्स और कॉलेजेस के करिकुलम और टेक्स्ट बुक्स में भी ये चेंज लाया गया था। अब रिलीजन स्टडीज़ की सिर्फ एक ही किताब पढ़ाई जाया करेगी। इससे पहले मज़हब पर मबनी कई एक किताबें करिकुलम में शामिल थीं, लेकिन अब उन तमाम किताबों को ख़त्म करके सिर्फ एक इंक्लूसिव बुक इसमें शामिल की गई है, जिसमें वो तमाम रिलीजन्स, तमाम कल्चर्स, दुनिया के और लैंग्वेजेस के मुतालिक मटीरियल शामिल है। और एक और भी बड़ा फैसला ये किया गया है कि पहली क्लास से अंग्रेज़ी यानी इंग्लिश लैंग्वेज को कंपलसरी कर दिया गया है। आप जानते हैं कि दुबई और सऊदी अरब इस सिलसिले में बहुत बड़ी चेंजेस ला रहे हैं। इस सिलसिले में एजुकेशन मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन का कहना था कि नए दौर के तकाज़ों के मुताबिक हम अपने बच्चों और नौजवानों को नई टेक्स्ट बुक्स पढ़ाएंगे, जिसमें इस ज़माने के लिहाज से मवाद शामिल होगा। मैंने देखा इस सिलसिले में एक ट्विटर यूज़र, सोशल मीडिया यूज़र, उन्होंने भी कुछ लिखा हुआ था, एक पोस्ट की थी और उन्होंने कहा था कि सऊदी अरब का नया विजन 2030 और एक निसाब, एक करिकुलम, एक ऐसा फ्यूचर बनाने में हेल्पफुल होगा जो लिबरल और प्रोग्रेसिव हो। इस सिलसिले में जो समाजी उलूम की किताब है, उसमें उन्होंने कहा कि उनके बेटे के स्कूल के एक एग्ज़ाम का जो है स्क्रीनशॉट शेयर कराया। उन्होंने कहा कि हिंदू मज़हब, बुद्धमत, रामायण, कर्मा, महाभारत और धर्म के तस्वुरात और तारीख़ शामिल किए गए हैं। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि इससे मुझे भी हेल्प मिल रही है ये स्टडी करने में, कि उन्होंने भी स्टडी करना शुरू किया और उनको भी हेल्प मिल रही है। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान जो हैं वो रिफॉर्म्स करने की कोशिश कर रहे हैं, रिफॉर्म्स ला रहे हैं। कुछ अर्सा पहले तक हम जानते थे कि सऊदी अरब में ख़वातीन को गाड़ी ड्राइव करने की इजाज़त नहीं थी, ख़वातीन को बहुत से कामों की इजाज़त नहीं थी, लेकिन अब वहाँ ख़वातीन को ड्राइविंग की इजाज़त भी दे दी गई और अब वो वहाँ पर ड्राइव करती हैं। इसके अलावा हमने देखा कि वो उन्होंने एक रेस में भी हिस्सा लिया। ख़वातीन ने पहले इससे मुतालिक वो सोच भी नहीं सकती थी कि एक मैराथन में वो शरीक हो सकती हैं। मोहम्मद बिन सलमान ने कहा जाता है कि ये तब्दीली लाने के लिए काफ़ी ज़्यादा अपोजिशन को सहा है, यानी काफ़ी उनके ख़िलाफ़ हो गए लोग, क्योंकि सेंचुरी से जो एक सिस्टम चल रहा है, ज़ाहिर है कि उसको चेंज करना इतना आसान तो नहीं है, उसके लिए उनको अपोजिशन बर्दाश्त करना पड़ी। और लेकिन वो ये जानते हैं कि ज़ाहिर है कि वो इस अथॉरिटी में हैं कि जब वो कोई कानून नाफिज कर देंगे, फिर बेशक कोई उनके जितना मर्ज़ी ख़िलाफ़ हो, उसको वो लॉ मानना पड़ेगा, उसकी कोई फिर खिलाफ वर्जी नहीं कर सकता। यही वजह है कि वो फ़ैसला सादर कर देते हैं और उसको नाफिज भी कर देते हैं।
4th کلاس سے بچوں کو ڈیجیٹل ایجوکیشن بھی دینا شروع کر دیا گیا ہے. یہ فیصلہ بھی کیا گیا کہ بہت چھوٹی کلاس 4th کلاس سے ہی بچوں کو ڈیجیٹل ایجوکیشن بھی دی جایا کرے گی, کیونکہ اس کے بغیر گزارا نہیں. اور اگر انہوں نے یہ قدم نہ اٹھایا, ان کا کہنا تھا, تو ان کی یوتھ باقی دنیا سے بہت پیچھے رہ جائے گی. ناظرین, یہ دنیا کے اتنے بڑے بڑے فیصلے ہیں سعودی عربیہ کے کہ جن کے متعلق صرف بولنا آسان ہے ورنہ بہت مشکل ہے. اس کے متعلق ریسرچ انسٹیٹیوٹ امپیکٹ سی کی ایک رپورٹ آئی تھی کچھ عرصہ پہلے, اور اس رپورٹ میں اس کی کچھ تفصیلات بھی آئی تھیں, جس میں کہا گیا تھا کہ 2020 اور 2021 میں جو کتابیں ہیں آنے والی, ان میں سے سعودی عرب نے جو ہیٹرڈ مٹیریل ہے, ہیٹرڈ پر مبنی مٹیریل, اس کو ختم کر دیا ہے. بہت سی چیزیں ایسی تھیں, ایسے سبجیکٹس تھے جن کے متعلق یہ بتایا گیا تھا اس رپورٹ میں کہ ان کو یا تو امینڈ کر دیا گیا ہے اور یا پھر ان کو اس میں سے کاٹ دیا گیا, اڑا دیا گیا اس حصے کو, اس چیپٹر کو. مثلا اس کی کچھ میں آپ کو مثالیں بھی دیتی ہوں کہ پہلے سعودی عرب کی جو بکس تھیں اس میں جو کچھ ایسے چیپٹرز تھے جس میں پڑھایا جاتا تھا کہ جو یہودی ہیں وہ دنیا کو کنٹرول کرتے ہیں اور وہ اس دنیا پر انہوں نے قابو پا لیا ہے, اور وہ اس لیے کنٹرول کرتے ہیں کہ ہم سب کو قابو پر کر سکیں. اب یہ مٹیریل ختم کر دیا گیا ہے. اس کے علاوہ شہادت اور جہاد پر مبنی بھی کچھ بہت سارا مواد موجود تھا ان بکس میں, لیکن اس مواد کو بھی, وہ چیپٹر بھی اب ختم کر دیا گیا ہے. ایک اور بات یہ اس میں لکھی ہوئی تھی کہ جس میں کہا جاتا تھا کہ اسرائیل ایک ناجائز ریاست ہے اور اس کو جو ہے وہ تسلیم نہیں کیا جا سکتا. یعنی یہ کہ کچھ ملکوں اور کچھ مذاہب کے متعلق بہت ہیٹرڈ پر مبنی, یا یہ کہ نفرت آمیز مواد جو ہے وہ پڑھایا جاتا تھا بچوں کو وہاں پر بھی, ان بکس میں. لیکن اب وہ تمام مواد, وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ختم کر دی گئی ہیں, یہاں تک کہ دریائے نیل, فرات, اس طرح کی جو جیوگرافیکل ہماری جو سرحدیں ہیں, جو بارڈرز ہیں, ان کے حوالے سے بھی بہت ساری چیزیں پڑھائی جاتی تھیں. ان کو بھی امینڈ کیا گیا ہے یا پھر ان کو چینج کر دیا گیا, ان کو ختم کر دیا گیا یا ان کو کاٹ دیا گیا. یہ بات کرنا بہت آسان ہے لیکن یہ کرنا بہت ہی مشکل ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ سعودی عرب دنیا کا اسلام اور مسلمانوں کے حوالے سے لیڈر سمجھا جاتا ہے. جب مسلم امہ کا تصور آتا ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہر بات میں مسلمان سعودی عرب کی جانب دیکھتے ہیں. اگر کوئی مسئلہ بڑا درپیش ہو جائے تو ہم فیصلہ وہاں سے لیتے ہیں. بالکل, آج بھی ہمارے پاس کچھ تھوڑی سی نیوز ہیں آپ کے لیے. جیسے کہ آپ جانتے ہی آج کل تو سب سے پہلے بات ہم کریں گے بھارت کی, جہاں پر کرونا وائرس بہت زیادہ پھیل چکا ہے اور بہت لوگوں کو جو ہے وہ پرابلمز فیس کرنی پڑ رہی ہیں. سب سے پہلے ان سب کے لیے ہماری طرف سے بہت بہت دعائیں ہیں, اور ہم امید کرتے ہیں کہ جلدی ہی پورا بھارت اس مسئلے سے باہر نکل آئے گا اور ڈٹ کے لڑے گا اس کرونا وائرس سے, اور بہت جلدی جیت بھی جائے گا. اور جو لوگ ابھی اس وقت تکلیف میں ہیں, اس وقت ان کو کرونا ہو چکا ہے اور وہ گھر میں ہے یا ہاسپٹل میں ہے, ان سب کے لیے بہت ساری ڈھیروں 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 دعائیں ہیں. اور میں یقین کریں, میں صبح دوپہر شام دعا کرتی ہوں کہ آپ لوگ سب خیریت سے رہیں, اور جس کو جو لوگ یہ کرونا وائرس کو جھیل رہے ہیں جلد ہی ان کی طبیعت ٹھیک ہو جائے اور وہ دوبارہ سے اپنے نارمل روٹین جو ہے اس کے اوپر واپس آ سکیں. اس کے لیے ہم دعا ہی کر سکتے ہیں اور ہم دعا کر رہے ہیں. اور بہت افسوس ہوتا ہے, بہت تکلیف ہوتی ہے دیکھ کر بھارت میں جو حال ہے, لیکن پاکستان کا حال بھی اس سے کچھ خاص مختلف ہمیں نظر نہیں آ رہا. جس طرح سے لوگ لاپرواہی کر رہے ہیں, جس طرح سے لوگ نہ تو ماسک لگا رہے ہیں, نہ ہی سوشل ڈسٹینسنگ ہے, اور مسلسل ہم ٹی وی چینلز کو بھی دیکھ رہے ہیں کہ وہ بتاتے جا رہے ہیں, لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جی ذرا ڈسٹینس سے رہیں اور اس طرح سے گیدرنگز نہ کریں, لیکن یہاں پر کوئی سمجھنے کو تیار ہی نہیں ہے. اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں, سب سے پہلے میں آپ سب سے ریکویسٹ کروں گی ہاتھ جوڑ کر کے پلیز 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 چینل کو سبسکرائب, میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا, آپ کی بہت 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 مہربانی ہوگی. اور جی اب ہم آگے بڑھتے ہیں, ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ پاکستان میں لوگ اتنے نان سیریس ہیں کہ وہ اکثر جگہ پہ دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ رمضان میں اور سحری افطار کے ٹائم پہ گیدرنگز ہو رہی ہیں اور اس میں لوگوں نے نہ تو ماسک کا استعمال کیا ہے اور نہ ہی سوشل ڈسٹینسنگ ہے. اب یہ دیکھیں, میں ایک پکچر آپ کو دکھاتی ہوں, اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنے نان سیریس لوگ پاکستان میں رہتے ہیں. اب یہ چپل دیکھیں, یہ مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے یہ پاکستان کی ہی بنی ہوئی چپل ہے, اور یہ کوئی پشاوری چپل ٹائپ کی کچھ لگ رہی ہے, اور انہوں نے ماسک کو کہاں لگا رکھا ہے. اور اس پہ جو ہے لوگوں کو نہ تو کوئی شرم آتی ہے اور نہ ہی کسی قسم کی کوئی غیرت ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں, اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی خطرے میں ڈال رہے ہیں.
वेंटिलेटर्स कम पड़ रहे हैं अगर पाकिस्तान में, जो कि बताया ही जा रहा है कि कहीं पे 85% यूज हो रहे हैं, कहीं पे 75% है, कहीं पे 87% तक आज डॉक्टर यास्मीन राशिद बता रही थी पहुंच चुका है। तो कोई बड़ी बात नहीं है अगर इस तरह से वेंटिलेटर्स कम पड़ जाएं या खत्म होने लगे तो आप शाहीन, गौरी, गजनवी मतलब इस तरह के मिसाइल्स को भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि जाहिर है सबसे ज्यादा पैसा तो हमने असला में ही लगाया है, ना कि लोगों के हेल्थ केयर पे। एक चीज और मैं आपको बता दूं कि दुनिया में सबसे ज्यादा जो जंगी असला है या सामान है वो खरीदने वालों में पाकिस्तान का नंबर 9 है, यानी 9 नंबर पे पाकिस्तान है और नंबर 1 पे इंडिया है। जबकि ह्यूमन डेवलपमेंट में जो खर्चा होता है उसमें पाकिस्तान का नंबर है 150, यानी 150वें नंबर पे पाकिस्तान है और इंडिया का नंबर 130 है। तो इसी से आप अंदाजा लगाएं कि हम लोगों ने एक बिला वजह के आपस के लड़ाई झगड़े की वजह से अपने ही लोगों के लिए कितना नुकसान किया है और कितनी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दी हैं। तो हमें बिल्कुल एहतियात करनी चाहिए और आइंदा कम से कम इस चीज को हमें कंट्रोल करने के लिए कुछ ना कुछ सोचना होगा। पाकिस्तान में सुनने में ये आ रहा है कि जी 70, 75, 80 इयर्स के लोग जो हैं वो वैक्सीन लगवाने से बहुत घबरा रहे हैं, मना कर रहे हैं और वो कह रहे हैं हमें वैक्सीन नहीं लगानी। मेजॉरिटी जो लोग 70 क्रॉस कर गए हैं, 75 क्रॉस कर गए हैं, 80s में हैं, वो कहते हैं जी हमने वैक्सीन नहीं लगानी। उसकी रीजन ये बताई जा रही है कि वो ये कह रहे हैं कि किसी ने उनको बताया है, मतलब कहीं से उन्होंने पढ़ा है या किसी ने बताया है कि अगर उन्होंने ये वैक्सीन लगा ली तो उसके बाद वो बच्चे प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। अब इसके ऊपर मैं क्या कमेंट करूं, ये आप ही लोग बेहतर समझते हैं कि अगर कोई 75 और 80 इयर्स का आदमी ये सोच रहा है कि वो वैक्सीन, कोरोना वैक्सीन इसलिए नहीं लगाएगा क्योंकि उसने मजीद बच्चे प्रोड्यूस करने और फिर वो बच्चे प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा, मतलब सॉरी, मुझे इसके ऊपर कोई कमेंट नहीं करना, इसलिए कि ये इंतहाई जहालत वाली बात है जो मुझे भी समझ में नहीं आ रही। बात हम करते हैं जहांगीर तरीन की। जहांगीर तरीन साहब सभी जानते हैं कि इमरान खान साहब के ATM कार्ड हैं और अब इनको ये भी कहा गया कि इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की है। इन्होंने उसके बाद इन्होंने जो है वो शुगर माफिया भी ये कहलाते हैं। लेकिन क्योंकि इमरान खान साहब के ATM कार्ड हैं तो अब ये कहा जा रहा है कि नहीं जी, ना तो मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व है और ना ही किसी किस्म का शुगर स्कैंडल में जहांगीर तरीन साहब का नाम है। इसका मतलब ये है कि जो पैसे थे, जो पैसे गायब हुए हैं, वो जहांगीर तरीन साहब ने नहीं किए और ना ही मनी लॉन्ड्रिंग की है, बल्कि शायद पब्लिक खुद ही वो पैसे खा गई हो। ऐसा हो सकता है, बहुत पॉसिबल है, क्योंकि पाकिस्तान में तो कुछ भी पॉसिबल है। दूसरी तरफ हम देखते हैं जब से इमरान खान साहब की गवर्नमेंट आई है तकरीबन 2.5 साल में महंगाई जो है वो 3% यानी 3% से 16% पे जा चुकी है। लेकिन आपने घबराना नहीं है, आपने बिल्कुल ऐसे बैठे रहना है जैसे आप जहांगीर तरीन है और आपके पास मनी लॉन्ड्रिंग और शुगर माफिया के जैसे पैसे हैं। सॉरी मैंने ये जहांगीर तरीन साहब को नहीं कहा, ना मुझसे कहेंगे भी आपने मुझे ऐसा क्यों बोल दिया। लेकिन खैर हम आगे बढ़ते हैं और हम ये बताते हैं कि महंगाई से यहाँ पे लोगों का बुरा हाल है। रमजान है लेकिन लोग कुछ खरीद नहीं पा रहे, अपने घर के लिए ग्रोसरी नहीं ले पा रहे और ना ही कोई खास ईद की तैयारी कर पा रहे हैं। वैसे तो खैर ईद की तैयारी करनी भी नहीं चाहिए, जिस तरह का माहौल बना हुआ है कोरोना का होना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास ऑब्वियसली पैसे ही नहीं है कि वो याशी कर पाए। साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि रिटायर्ड जनरल बिलाल अकबर को जो है वो सऊदी अरब का एम्बेसडर लगा दिया गया है और इसका मतलब है कि फिर एक बार फिर हमने ये देखा कि एक रिटायर्ड फौजी जो है वो सऊदी अरब का एम्बेसडर बन गए और यहाँ पे जो वो ब्लडी सिविलियंस हैं वो मुंह देखते रह गए। तो अब इस पे आप कहेंगे कि नहीं जी ऐसा नहीं कहना चाहिए ये वो। साथ ही नवाज शरीफ या शरीफ फैमिली के जो डिफरेंसेस हैं वो भी खुल के सामने आ गए हैं और ये आप देख सकते हैं कि मरियम किस तरह से इतने बड़े सोफे पे बैठी हुई हैं और उन्होंने अपने जो चचा हैं यानी शहबाज शरीफ साहब उनको एक छोटे से सोफे पे बिठा रखा है। एनीवे ये तो मैं आपसे वैसे ही मजाक करी थी, लेकिन साथ ही
आर्मी ने सुना है कि जी चंद घंटों में ही आर्मी ने जो है वो सारा कोरोना कंट्रोल कर लिया है और सारे बड़े छोटे शहरों में जो है वो कोरोना वायरस के छक्के छुड़ा दिए हैं और लोगों ने जो है वो पाक फौज के हक में नारे भी लगाए हैं, जैसे वो कहते हैं ना जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हाँ इस तरह के कुछ किया है। तो बिल्कुल। और साथ ही मैंने आपको एक वीडियो दिखाई थी तारिक जमील साहब की, जिसमें वो बता रहे थे कि 100 ड्रेसेस पहने हैं हूर ने और फिर भी उसकी बॉडी उनको नजर आ रही थी। खैर एनीवे, लेकिन उन्होंने एक शॉप खोली है जी, ये है ड्रेसेस की शॉप। मौलाना तारिक जमील की ये शॉप है और उन्होंने एक अपना ब्रांड निकाला है ड्रेसेस का, जिसमें कि वो डिफरेंट ड्रेसेस जाहिर है बनाएंगे ब्रांड के। और खैर वैसे तो काम करना और कमाना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन मौलाना साहब के पास बहुत पैसा है, अभी ही वो अरबपति हैं और ये ब्रांड चल गया तो बस फिर तो उनको खरबपति होने से कोई नहीं रोक सकता। साथ ही मैं आपको एक दो वीडियोस भी दिखाऊंगी, आज भी कुछ वीडियोस मिली हैं। अब मुझे लगता है कि हमारी एजेंसी तो नहीं, लेकिन मौलवियों के हाथों जरूर आप लोग मुझे मरवा के छोड़ेंगे। तो फिर भी मैं आपको दिखा रही हूँ एक दो वीडियोस, देखिए। 4 तलाक याफ्ता 4 बेवा आराम से मिल जाएंगी इंशाल्लाह। वो कोई मसला नहीं है इतना बड़ा, मैं भी मदद करूंगा आपकी। अगर तो एट ए टाइम 4 इन्होंने करने हैं और इनका निकाह मैं पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह। 4 बेवा औरतें, कोई भी 4 बेवाएं अभी से ऑफर है, अभी चलो ऐलान हो गया बस। एक तो अपनी पसंद से कोई भी, हाँ तो वो बेवा भी पसंद आएगी आपको। बेवा भाई बाज़ दफा 30 साल में औरत बेवा हो जाती है, 25 साल में हो जाती है। तो बेवा औरतों से या तलाक याफ्ता औरतों से इन्होंने 4 करनी है। जो पीछे देख लें इनको अच्छी तरीके से, देख लेंगे। और निकाह मैं पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह, ठीक है ना, उसको रजिस्टर में कराऊंगा। अच्छा, इसमें एक बेहतरीन खानदानी बात यह है कि एट ए टाइम जब आप 4 करेंगे ना तो कोई केस भी नहीं कर सकती आपके खिलाफ। जब आप दूसरी शादी करते हैं तो पहली वाइफ को पाकिस्तान में ये राइट है कि वो अदालत में आपके खिलाफ केस कर सकती है। जब एट ए टाइम 4 करेंगे तो पता कैसे चलेगा मैं पहली कौन सी है दूसरी कौन सी है। ये अभी खानदानी नुक्ता दिमाग में है। तो देखा आपने, मौलवी साहब कितने अच्छे अच्छे मशवरे दे रहे हैं लोगों को, किस तरह से बता रहे हैं कि वो 4 शादियां करके बच कैसे सकते हैं। हालांकि तो बेचारे एक ही शादियां करके यहाँ पे हाल बुरा हो जाता है लोगों का, तो 4 खैर एनीवे, हो सकता है मौलाना साहब का कोई एक्सपीरियंस रहा हो। और यहाँ तो ये भी कहा जाता है कि लोगों का रोजा जो है वो मौलवियों की जो है वो रोजगार है एक तरह से, क्योंकि मौलवी जो है उनकी रोजी ही से चलती है कि वो लोगों को बेवकूफ बनाते हैं और किस तरह से अपनी बात जो है उनके दिमागों में डाल के और किस तरह से ब्रेन वॉश किया जाता है। मेजॉरिटी यहाँ पे जो मदरसे हैं, जो मौलवी हैं, वो कुछ इसी किस्म की बातें करते हैं, जैसे जिहाद सिखा रहे हैं, कभी कहेंगे काफिरों को मार दो, कभी कहेंगे इसको मार दो, कभी ये कर दो वो कर दो। तो इस तरह की चीज तो पाकिस्तान में बहुत खतरनाक हद तक बढ़ चुकी है और इसको कंट्रोल करने वाला फिलहाल कोई नजर नहीं आ रहा। इसलिए कि अगर कोई कंट्रोल करने की कोशिश करता है तो उसको भी ये कह दिया जाता है कि जी ये तो काफिरों का साथी है, इसको भी मार दो। लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसा आएगा जो इस चीज के ऊपर रोक लगाएगा और जो दूसरे रिलीजन के लोग हैं उनको वही रिस्पेक्ट दी जाएगी जो हर रिलीजन को मिलनी चाहिए और हर एक को उतना ही फ्रीडम होगा जितना होना चाहिए सबको। तो लेकिन अभी फिलहाल तो कोई ऐसे जो है वो हमें नजर नहीं आ रहा कि बड़ी जल्दी कुछ ऐसा हो पाए, क्योंकि अभी तो इसी तरह के मौलवी हैं जो गलत राह दिखाते हैं। इसी तरह के यहाँ पे मदरसे खुले हुए हैं जहाँ पे जिहाद सिखाया जाता है, जहाँ पे बच्चों को तलवारें और चाकू चलाने सिखाए जा रहे हैं। तो इसलिए बहुत ज्यादा उम्मीदें हमें नहीं है कि बड़ी जल्दी हमारी जिंदगी में, हो सकता है ऐसा ना हो, लेकिन हो सकता है कि आगे कुछ लोग आए जो हमारी तरह बात करें, जो हमारी तरह सुनने की भी हौसला रखते हो, और तभी हम पाकिस्तान को बेहतर बना पाएंगे। वरना तो अगर इन मौलवियों की ही बातों पे आप अगर सुनेंगे और चलेंगे तो फिर आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान का क्या